श्री गणेशाय नमः। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो रेजिस्टेंस से आगे का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इलेक्ट्रिक सेल, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल, व्हीट स्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ, एसेट्रा एसेट्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं ना, तो पेन निकाल लीजिए, नोट निकालिए और नोट्स के साथ हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या है हम जानना चाहते हैं आपसे। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, कोई बता सकता है हमारे यहाँ पर उपस्थित जो लोग हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सेल? कैन यू एबल टू डिफाइन दिस? एक्सक्यूज मी मैम, कैन यू डिफाइन? सर नमस्कार, हेलो। यूट्यूब पर नहीं आना है? अरे तो कौन सा हमको यहाँ बुला रहे हैं, आप बता सकते हैं वहाँ से सेल क्या होता है? और कोई नहीं पता? अच्छा, सेल देखा है? हाँ हाँ, क्या बोला? बोलो। इट इज अ, क्या बोला? तेज बोलो। केमिकल एनर्जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, थोड़ा सा ठीक। देखो, एक वर्ड है सेल, ध्यान से सुनिएगा, और एक वर्ड है बैटरी। ये आप लोगों ने सुने होंगे दोनों वर्ड। सेल को डिफाइन करता हूं, फिर मैं बैटरी पे बात करूंगा। जनरल सेंस में एक ही जैसा वर्ड है, दोनों को एक ही साथ यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज करो, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। सेल है क्या, देखा तो सभी ने, घड़ी में लगा है? नहीं लगा? बताओ। रिमोट में लगा होगा। तो सेल एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट में कंटिन्यूअस चार्ज के फ्लो को मेंटेन करती। पहली बात ध्यान से सुनना मेरी बात। सेल क्या है? सेल इज अ डिवाइस विच कंटिन्यूअसली मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट एंड इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये करता क्या है? केमिकल एनर्जी को सीधा सीधा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट हैव 2 इलेक्ट्रोड्स। इसके पास कितने इलेक्ट्रोड? 2। एक एनोड और एक कैथोड, या दूसरे वर्ड्स में हम कहें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड। बोलो भाई। अच्छा, इसके साथ ही साथ इसमें एक केमिकल एनर्जी के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? ये लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है और सेमी लिक्विड यानी पेस्ट, लेई जैसा पेस्ट भी हो सकता है। सेल को हम 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। अभी इतनी बात पहले लिख ली जाए, फिर आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग तो डाली थी आपने, इलेक्ट्रिक सेल। इसमें लिखिएगा सेल इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिक और लगा लो, इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच maintains flow of charges in the which maintains continuous flow। लिखिएगा यार, continuous और लगा लो, which maintains continuous flow of charges in the circuit। It converts chemical energy into electric energy। अब हम कहेंगे here the chemical used is known as electrolyte। Cell contains two electrodes। अगर हम डायग्राम वाइज की बात करें, थोड़ा सा डायग्राम भी एक छोटा सा बनाते हैं। देखिए, कई तरह के सेल होते हैं, फिलहाल मैं एक स्टाइल ही बना रहा हूँ। इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, यानी 2 प्लेट्स होंगी ऐसे,
ऐसे 2 प्लेट्स होंगी। ये डिफरेंट मटेरियल की होती हैं, कभी जिंक की और कॉपर की होगी, कभी कार्बन और जिंक की होगी। ऐसे इनको आपस में कनेक्ट किया गया होता है और यहाँ पर या तो लिक्विड फिल होगा या पेस्ट के फॉर्म में होगा, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड यानी, ठीक है। ये जो लिक्विड या पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ये जो प्लेट्स इस्तेमाल हुई ये इलेक्ट्रोड हैं, इसमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव बोला जाएगा। ये जो पॉट इस्तेमाल होता है इसको वोल्टामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई जी? वोल्ट मीटर नहीं कहेंगे, वोल्टामीटर कहेंगे। ये लगाना जरूरी है, इसमें वोल्ट के नाम पे ही है लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। इसमें जो ध्यान रखिएगा जो फ्लो होता है इन साइड अगर देखोगे, ध्यान रखना, इधर पॉजिटिव से फ्लो चलता है और इधर जाता है तो उल्टा फ्लो हो जाता है। अंदर लिक्विड के अंदर फ्लो का डायरेक्शन, मतलब सर्किट अभी तो पूरा होगा। देखो निकलती हैं, जो चार्ज निकलते हैं कहाँ से निकलते हैं? पॉजिटिव से, और इंटर करते हैं नेगेटिव से। लेकिन अंदर अगर देखोगे तो नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव पर पहुंच रहे होते हैं। इस तरीके से फ्लो का डायरेक्शन होता है। ये जो सेल है इनको हम कैटेगराइज अगर करें तो 2 टाइप से सेल होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स। एक हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। अब आप सोचो प्राइमरी सेल क्या है, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। ये प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिनको एक बार यूज कर लो फिर वो दोबारा तुम्हारे काम के ना रहें, यानी नॉन चार्जेबल। जिनको चार्ज नहीं कर सकते हो वो क्या है? प्राइमरी है। और जो बार बार डिस्चार्ज होकर चार्ज हो जाए, चार्ज हो जाए, फिर चार्ज हो जाए, फिर डिस्चार्ज हो जाए, वो क्या है? सेकेंडरी है। प्राइमरी सेल आमतौर पे हम लोग ड्राई सेल को कहते हैं। जो घड़ी में लगाते हो, एक बार यूज करके फेंक देते हो कि नहीं कर देते हो बताओ, तो वो क्या हो गया? प्राइमरी का एग्जाम्पल है। और जो हमारा इन्वर्टर में बैटरी लगी है, जो मोबाइल में बैटरी लगी है, ये सब क्या है? सेकेंडरी है, बार बार चार्ज होते हैं। तो बस एक लाइन इसमें इंट्रोडक्शन में लिख लेना है इनके। प्राइमरी मतलब 2 सेल्स which becomes useless after once discharged। जब एक बार डिस्चार्ज हो गए तो ये काम के नहीं है और ये बार बार चार्ज डिस्चार्ज हो सकते हैं। These cells are uses many times by charging। इसमें एग्जाम्पल लिख दो ड्राई सेल और इसका एग्जाम्पल लिख दो लेक्लांसे सेल बोलते हैं। जो बैटरी में हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर इन्वर्टर वगैरह में, इसको क्या बोलते हैं? लेक्लांसे सेल या लेड सेल भी कहते हैं। कांच का इस्तेमाल इसमें होता है। लेक्लांसे सेल लिख दो या लेड सेल। ये तो लेड तो और कुछ हो गया, ये लेड सेल लिखो या लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल लिख दो या फिर लेड सेल लिख दो, ठीक है। कांच का इस्तेमाल होता है, इतना नोट करिए फिर और बताते हैं आगे। देखिए अब हम बात करते हैं सेल और बैटरी में। देखिए जो सेल होगा ध्यान रखिएगा उसमें कंपलसरी है कि 2 प्लेट्स होंगी बस। ये सिंबल है, इसको हम सर्किट सिंबल कहते हैं सेल का। अगर हम सर्किट में कहीं सेल रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे? एक बड़ी प्लेट और एक छोटी प्लेट। जो छोटे साइज की होगी उसको नेगेटिव प्लेट कहा जाएगा और जो बड़े साइज की होगी वो पॉजिटिव होगी। हमेशा करंट का जो विड्रॉ दिखाया जाएगा वो बड़ी प्लेट से आउट होता हुआ दिखाया जाता है, ठीक है। एक बात तो ध्यान रखिए। दूसरी बात, ये तो सेल हो गया। अगर हम कहीं बैटरी रिप्रेजेंट करेंगे तो बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे यहाँ कितने सेल है? आप ध्यान से देखो, 4 प्लेट हो गई, मतलब 2 सेल हैं। 2 सेल, 4 सेल, 6 सेल, जैसे मतलब बढ़ाते जाओ।
तो जब ज़्यादा सेल हो जाते हैं, यानी मोर देन वन सेल अगर किसी सर्किट में यूज़ किया गया है, तो फिर वो क्या बन जाती है? बैटरी। डिफरेंस समझना बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। वर्किंग सेम है, काम एक ही है, चार्ज मेंटेन करना, करंट देना। ज़्यादा चार्ज से ये, ज़्यादा वोल्टेज से ये, तो प्लेट्स ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। बात समझते हो? जो घड़ी में सेल लगा है इसमें 2 प्लेट्स हैं। कितनी? 2 प्लेट्स, इसीलिए हम इसको सेल बोलते हैं। लेकिन जो इन्वर्टर में लगा है वो उसमें 24 प्लेट होती हैं। कितनी? हमारे जो इन्वर्टर में लगा उसमें कितनी प्लेट्स हैं? 24। कम ज़्यादा प्लेट्स भी होती हैं, ऐसा नहीं कि 24 ही होती हैं। आप लोग देखिएगा, इनको जो दुकानदार वो वोल्टेज से बताते हैं, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, ऐसे लिख के आता है बैटरी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं बड़े साइज वाली जो बैटरी, बैटरा बोल देते हैं वो लोग, इसको क्या बोल देते हैं? वो बैटरी ही है, बैटरा थोड़े है। सेल है और बैटरी है, बैटरा कुछ नहीं है, लेकिन बोलते लोग बैटरा। तो क्या कर लोगे भाई जी? बैटरी का मतलब है द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरी का मतलब क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो ये ऐसे नोट में अपने पास जानकारी के लिए लिख लो। कभी कोई पूछ देता, वाइवा में ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बेकार के होते हैं क्वेश्चन, वो कहाँ काम आते हैं? वाइवा में। एग्जामिनर आपका नॉलेज चेक करना चाहता है कि तुमने कितना टाइम खपाया क्लास में। ठीक है, आमतौर पे लोग क्लास में टाइम नहीं देते हैं ना, तो इसलिए ये तो ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं, एक टॉपिक हमारा आता है, उसको बोलते हैं ईएमएफ। चलिए हेडिंग डालेंगे, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रो, पूरा नाम सुन लीजिए पहले, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। शॉर्ट में इसको ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ये तो हेडिंग डालिएगा। देखिए इसमें वर्ड आया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कोई फोर्स नहीं है, पहले इतना समझ लेना। ईएमएफ जो है शॉर्ट में ईएमएफ कहते हैं, फुल नेम इसका क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसको डिफाइन करना है, इसको हमें क्या करना है? डिफाइन करना। डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया? एक सेल बना दिया। ध्यान से समझते जाना जरा बात को। एक सेल बनाना है मुझे, एक हमें एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस लगाना है। अभी बनाना कोई नहीं है, बस सुनते जाना मेरी बात। एक स्विच लगा देना है मुझे ऑन ऑफ करने के लिए। देखो ये स्विच हो गया, इसको हम की बोलते हैं। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ये हमने सेल इस्तेमाल किया। अभी सेल का ईएमएफ बताना है मुझे। क्या बताना है अभी? ईएमएफ ऑफ द सेल। वो क्या होता है मैं उस पर बात करता हूँ। तो एक बात सोचो आप कि सपोज करो कोई क्यू चार्ज है, वो यहाँ से निकला, देखो, और ऐसे चलते 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 पहले इस प्लेट पे आएगा अंदर, कि नहीं आएगा, और फिर इस प्लेट को पार करके वापस उसी प्लेट पे आ जाए, तभी तो एक पूरा कंप्लीट साइकिल हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भाई। तुम अपने घर से निकले, सेंट्रल स्टेशन गए, सेंट्रल स्टेशन से फिर कहीं डेस्टिनेशन के लिए आप चले गए घूमने, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली मान लो, और घूम टहल के फिर आए सेंटर उतरे, तो क्या सर्किट पूरा हो गया? घर तो पहुंचोगे कि नहीं पहुंचो? वहीं पड़े रहोगे सेंट्रल स्टेशन पे। क्यों भाई? जब घर आ गए वापस तभी तो पूरा कंप्लीट हुआ। तो यानी जब कोई चार्ज पूरे सर्किट में चक्कर लगाता है, ध्यान रखना, इंक्लूडिंग सेल, सेल आल्सो, सेल के अंदर भी होके निकले, तो फिर उसमें जो वर्क डन हुआ, ध्यान देना प्लीज, कोई ना कोई वर्क डन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बताओ। किसी चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, और ब्रैकेट में लिखा इंक्लूडिंग सेल आल्सो, उसके अंदर भी जो वर्क डन होगा और जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा जिसको तुमने रोटेट कराया, घुमाया फिराया है, इसके रेशियो को हम ईएमएफ कहते हैं, और सिंबल बनाते हैं ई। अब आपके पास सिंबल ई देखो दो जगह हो गया, इसका दिमाग में रख लेना। एक ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंबल एकदम एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, और ये क्या है? ईएमएफ है। बात समझते हो? दोनों का सिंबल एक है,
करते करते तुम्हें प्रैक्टिस में आ जाएगा। जब तुम जैसे फॉर्मूला वगैरह देखो पहचान जाओगे कौन ईएमएफ है और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अभी इसमें ज़्यादा दिमाग न लगाओ कि अरे लियो एक ही जैसा बना दिया, अब सर इसका कोई और सिंबल दो। दे सकते थे हम सिंबल, ऐसा थोड़ा कि हमारे पास सिंबल की कोई कमी है। 26 लेटर तो हमारे इंग्लिश ABCD में है कि नहीं बताओ। उसके बाद 52 हमारी हिंदी में काखा का छोटा बड़ा वहाँ से उठा सकते थे। जब ग्रीक से उठा सकते हैं तो हिंदी से कहने उठा सकते हैं। फिर ग्रीक लैंग्वेज में करीब करीब 30-35 हैं। फिर ये कम पड़ जाते तो फिर हम कहीं और चले जाते, दूसरी किसी लैंग्वेज में उठा लाते, तमिल तेलुगु मलयालम बंगाली, है ना। लेटर्स की कमी नहीं है। और जब वो कम पड़ जाते हैं तो हम लोग डैश लगाना शुरू कर देते हैं, ई डैश, ई डबल डैश, ट्रिपल डैश। लियो, समस्या का समाधान है। लेकिन अब जैसा लोगों ने बना दिया अपना, हम लोग भी वही आदत डाल लेते हैं, तो ऐसा कोई परेशान होने वाला नहीं, आदत में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा गौर करिएगा फॉर्मूले पर। आप किस पर गौर करिए, इसकी शकल देखो ध्यान से। शकल में क्या है, क्या है ये, क्या है ये W/Q, क्या है, क्या है, पोटेंशियल है, क्या है, वोल्टेज है। ये हुई एक वोल्टेज ही है भैया, क्या है, तो यूनिट वही है, क्या, वोल्ट। ईएमएफ का यूनिट क्या, वोल्ट। आप कभी अपना सेल जब खरीदना तो उसमें देखना बैटरी वाला, ये जो अपना इसमें लगाते हो घड़ी में, उसमें लिखा होता 1.5V। कभी देखना, घड़ी का सेल आज खरीद लेना जाके, भले ना खत्म हुआ तो क्या हुआ, खरीद लेना है ना, और बदल देना जाके। कहा है ये पढ़ लोगे कम से कम। ठीक है, मम्मी कहे सेल तो सही चल रहा था, तो कह देना वो वाला ठीक नहीं, आज मंडे के दिन खरीदा जाता है, इसलिए सेल खरीद के लाए। तो ये इसमें देखना कुछ ना कुछ वोल्ट लिखा होता है हमारे सेल पे, वही उसका क्या होता है, ईएमएफ होगा। जैसे अभी हम बोले थे 24 वोल्ट की बैटरी लगी है हमारे इन्वर्टर में, तो वो उसका क्या है, ईएमएफ है। क्या है, अभी ईएमएफ को डिफाइन करने की बात चल रही है। तो अगर हम सपोज कर लो Q को 1 यूनिट ले लें, तो E किसके इक्वल आ गया, यानी बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ईएमएफ वो वर्क डन है जो यूनिट चार्ज को पूरे उसमें सर्किट में नचा दे। नचा दे तो समझते हो ना, नचा दे मतलब डिस्को डांस वाला टाइप नहीं, घुमा घुमा के लाए, इंक्लूडिंग सेल आल्सो। तो हम कह सकते हैं द वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी ओवर यूनिट चार्ज इन होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल इज नोन एज ईएमएफ ऑफ दैट सेल। क्लियर है बात समझ में आ रही है ना। तो पहले तो आप एक काम करो, डेफिनेशन लिख लो, फिर ये फॉर्मूला नहीं, फिर ये डायग्राम बनाना है और फिर ये फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन दिखाते हैं। लिखिए जरा, द वर्क required to carry unit charge in whole circuit। यहाँ कैरी का मतलब मूव से है, घुमाने से है। ठीक है, इन होल सर्किट, ब्रैकेट में लिख देना इंक्लूडिंग सेल, सेल को भी साथ में करते हुए, इज नोन एज ईएमएफ ऑफ दैट सेल। ये तो डेफिनेशन लिखो, फिर ये फॉर्मूला लिखो और साइड में ये डायग्राम बना दो। लंबी सी कॉपी होगी तुम्हारी, ये फॉर्मूला लिख के डायग्राम इसको नोट करो यार। देखो ईएमएफ एक तरीके का वोल्टेज है, तो इसकी यूनिट लिख लेंगे वोल्ट। क्या लिखना भैया, यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट। ये यूनिट लिख दो वोल्ट पहले तो। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर बहुत छोटा एक डेफिनेशन और बनाए यहाँ से, जैसे ही बना रहे थे अभी देखो इसी फॉर्मूले से, कि अगर सपोज करो, जरा फॉर्मूला देखना फिर से एक बार, E इज इक्वल टू W/Q था। अगर हमने Q को 1 ले लिया और W को भी 1 ले लिया, देखो ध्यान से सुनना जरा, तो E कितना आएगा बताओ, 1 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा,
यहां से एक डेफिनेशन बनने वाली है। देखो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी सर्किट में 1 कूलम्ब चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल वर्क रिक्वायर्ड हो तो फिर उस सेल का ईएमएफ कितना होगा? 1 वोल्ट। ये बात थोड़ा सा और क्लियर कर देगी ईएमएफ के बारे में, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें, इस फार्मूले पहले लिखना, फिर लिखना इफ, पहले तो फार्मूला लिख देना E इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, फिर लिखना इफ Q इक्वल टू 1 कूलम, W इक्वल टू 1 जूल, देन E इक्वल टू 1 वोल्ट। फिर लिखना जो मैं यहां लिख रहा हूं वो लिखना इफ टू कैरी 1 कूलम चार्ज, टू मूव कर दो, यहाँ कैरी बार बार लगाने से थोड़ा सेंस क्लियर नहीं हो रहा, टू मूव कर दो, इफ टू मूव 1 कूलम चार्ज इन होल सर्किट, जहां होल सर्किट यूज करिएगा वहां इंक्लूडिंग सेल जरूर लगा देना कि सेल के अंदर भी चलना है तुम्हें, इंक्लूडिंग सेल। If to carry, to move, मतलब to move 1 coulomb charge in whole circuit including cell, work required is 1 joule. Then EMF of cell is 1 volt. ये तो हमारा EMF हो गया। ईएमएफ जैसा एक और होता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। कभी कभी एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। डिफरेंस किस में पूछा जाता है? ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में। तो अभी हम बात करने वाले टर्मिनल पोटेंशियल पे। टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल समझने के लिए इस सर्किट को दोबारा से मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो इस सर्किट के कई पार्ट्स हैं, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स का नाम AB है, इसका BC है और इसका CD है। ये स्विच लगा, ये सेल लगा है, इसका EMF अब E हो गया है। प्लीज सुनिए जरा, देखो EMF का मतलब आप समझ गए हैं। वैसे EMF का मतलब है चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाना और साथ ही साथ सेल के अंदर से भी घुमा देना। तब जो वर्क डन है उसको हमने क्या बोला था? EMF। लेकिन अगर हम ऐसा बाउंडेशन न लगाएं, जैसे हम कहें A से B तक चार्ज को ले गया, कहां से कहां तक ले गया बताओ? केवल E से B। A एक टर्मिनल है, जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल। और ये B टर्मिनल है, तो A से B तक ले जाने में भी तो कोई वर्क डन होगा? नहीं होगा, बताओ। वो सपोज करो W1 है, चार्ज आप वही रखो, चार्ज वही घूम रहा है, तो इनके बिटवीन जो वर्क डन होगा और जो चार्ज का रेशियो होगा वो भी तो एक वोल्टेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बताओ। उसे V1 कह दें। ऐसे अगर हम B से C ले जा रहे हैं देखो, तो फिर उससे उसमें कोई वर्क डन की वैल्यू कुछ और होगी, चार्ज वही कैरी हो रहा है। फिर ऐसे C से D ले जाओ देखो, तो ये जो V1, V2, V3 इस्तेमाल हुए हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल। क्या कहलाते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब सिंपल ये है कि सर्किट के अंदर कहीं भी किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बिटवीन चार्ज को कैरी करने के लिए, यूनिट चार्ज को कैरी करने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड होगा वो क्या बोला जाएगा? उसका टर्मिनल पोटेंशियल। उन दो पॉइंट्स के बिटवीन, यानी जब पूरा सर्किट शामिल कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? ईएमएफ। और सर्किट का कोई छोटा सा पार्ट ले केवल, तो सर्किट के तो हजारों पार्ट हो सकते हैं, छोटे छोटे। बोलो, जैसे कोई घूमना बहुत पसंद करता है, हमको तो पसंद ही नहीं है, ठीक है। कुछ लोग घूमना बहुत पसंद करते हैं, नहीं, जर्नी है ना, उन्हीं के लिए कहा जाता है हैप्पी जर्नी।
अपन लोग तो जाते ही नहीं, तो जर्नी का मतलब ही नहीं हमको पता है। तो जो घूमना पसंद करते हो दो तरह से घूमते हैं। कुछ होते हैं थोड़ा मतलब एटीट्यूड वाले लोग, मतलब एक सोफिस्टिकेटेड जर्नी टाइप वाले लोग, वो अपना घर पे बैठे बैठे वो कुछ करना नहीं चाहते, वो सोचते बस हम घूम आए, हमको घर से कोई उठा ले जाए और पूरे में ऐसे घुमा के चक्कर लगा के उधर जाके। तो वो लोग क्या करते हैं, टूर एंड ट्रैवल वालों को ऑनलाइन बात करते हैं, घर पे लेटे लेटे एसी में लेटे रहते हैं, 5 टन की एसी में 1.5 टन का अपना वजन धर के लेटे रहते हैं। फिर वो फ़ोन करते हैं कि भैया यार हमको फलानी जगह घूमने जाना है। तो वो पैकेज डील होती है, क्या होती है वहाँ पर, वो तुम्हारे घर से उठाएगा और मान लो अगर तुम गेट तक नहीं आ पाते तो कमरे से भी उठा लेगा तुमको, ठीक है। वहीं से बेड पर से डील होती कि यहीं जहाँ हम फ़ोन करें इसी जगह से उठाना है तुम्हें, और पूरा घुमा करके जहाँ की भी टूर मान लो उसने डिसाइड किया, सपोज करो बद्रीनाथ केदारनाथ 4 धाम ये यात्रा करके आना चाहता आदमी, तो वो पूरा घुमा करके प्लस खिला पिला करके चम्मच से ऐसे खाना आना सब कुछ सबका डील होता है वहाँ। तो सिस्टम होटल बुक है, रजाई गद्दा से लेकर घोड़ा घोड़ी तक जो कुछ हेलीकॉप्टर है ना, और चाय कॉफ़ी सब फिक्स होता है, ये सब मिलेगा। और उसके बाद तुम्हारे बेडरूम में जहाँ से तुमको उठाया तो वहीं पटक देगा आके। इसको बोलते हैं क्या, EMF। क्या बोलते हैं, इसमें जो खर्चा पानी हुआ क्या हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर बात। अब यही दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो रियल में घुमक्कड़ी होते हैं। इन्हीं के लिए राहुल शंकराचार्य ने एक शायरी लिखी है, एक मतलब उन्होंने रिपोर्ट लिखा है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा ऐसे है, उसी में उन्होंने गालिब का एक शेर डाल दिया है, सैर कर दुनिया की गालिब ये जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो फिर नौजवानी फिर कहाँ। कहने का मतलब नौजवानी में जब होती जवानी यानी हमारी जैसी, तब सैर कर लेना चाहिए। अब तुम लोग जैसे बूढ़े लोग का सैर करोगे। तो ये लोग जो घूमने वाले होते हैं ना, ये अपने हिसाब से डील पैक करते हैं। तो इस छोटे छोटे टुकड़ों में खर्चा करते नहीं करते बताओ। टेम्पो का खर्चा अलग से दिया, ट्रेन का अलग से दिया, थोड़ा पैदल चल लिए, बचा लिए 10-20 रुपए, उससे अपना पकौड़ी खा ली, है ना। तो ये दूसरे टाइप के लोग हैं, ये उनके लिए है दूसरा वाला। यानी किन्हीं 2 टर्मिनल, जैसे अपने यहाँ से घंटाघर तक गए, एक टर्मिनल पॉइंट हमारा घर है और दूसरा क्या है, घंटाघर। यानी ये घर है, यहाँ घंटी बजाते हैं हम लोग, वहाँ घंटा बजाते हैं जाके, तो इसलिए उसका नाम है घंटाघर। तो ये 2 टर्मिनल्स जो हैं, इनके बिटवीन जो आपने खर्चा पानी किया वो एक टर्मिनल डिफरेंस हुआ। फिर घंटाघर से जहाँ आप उतरोगे जा करके दूसरा स्टेशन, वो 2 टर्मिनल हो गए कि नहीं आपस में, उनके बिटवीन का जो खर्चा है। यानी ये टुकड़ों में जो पार्ट्स बाई पार्ट्स आप कर रहे हैं, ये क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल्स। मतलब मैग्नीट्यूड अलग अलग होते हैं, यूनिट तो दोनों की सेम होगी ना। खर्चे तो रुपए में करोगे, डॉलर में कर दोगे तुम यार, है ना। बस तो टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब फिर समझ लेना एक लाइन में, चार्ज को सर्किट में किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बिटवीन कैरी करने के लिए जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो उसका क्या बोला जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर बात। तो इसे डायग्राम तो बनाना पड़ेगा तुम समझने के लिए। डेफिनेशन हम लिख देते हैं, लिखिए जरा। द वर्क रिक्वायर टू कैरी यूनिट चार्ज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, कहीं भी 2 पॉइंट ले सकते हो, एनी 2 पॉइंट्स इन द सर्किट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। एग्जाम्पल, ये सर्किट बना करके एग्जाम्पल में ये V1, V2, V3 ये लिखने हैं, ठीक है। देखो सर्किट बना लो, फिर लिखना A से B के लिए V1, फिर B से C के लिए V2, फिर C से D के लिए V3, और फिर लास्ट में लिख देना हियर V1, V2, V3 ये जो कुछ है ये सब क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हैं। ऐसे इसको नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं, एक और अगला पॉइंट है जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। रजिस्ट का मतलब तो अपोज से होता है ना, क्यों भाई जी। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जरा इसको समझने के लिए एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं हम। देखिए एक सेल बना दिया,
अभी इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन वाइज हम पहले बात कर लेते हैं, फिर सर्किट को पूरा करते हैं। देखिए, हमारे आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेजिस्टेंस हमेशा काम करते हैं, उनको रुकावट है नहीं। कुछ एक्सटर्नल होते हैं जो समाज लगाती सोसाइटी भी तो हमें रोकती है बहुत जगह, और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं। घर में जो समस्याएं उनको हम क्या कहेंगे, खुद से हमारा स्वास्थ्य नहीं सही सपोज करो तो वो भी तो हमें रजिस्ट कर रहा है आगे बढ़ने से। वैसा ही सेल के साथ है कि जो सर्किट में बाहर अप्लायंस लगे उनका रेजिस्टेंस तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, उसको हम कैपिटल आर सिंबल देते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन सेल का अपना जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो केमिकल यूज किया गया है, ये भी चार्ज को मूव करने में रोकता है, रुकावट पैदा करता है। तो जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करेगा उसे हम क्या नाम देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके लिए सिंबल बनाते हैं स्मॉल आर। तो पहले एक लाइन डेफिनेशन ही हो जाए, फिर हम सर्किट पूरा करते हैं। लिखिएगा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय electrolyte of the cell in flow of ions inside the cell, inside का मतलब between the plate से हमारा है, is called या is known as internal resistance. Internal resistance of the cell. It is denoted by small r. अब हम सर्किट को थोड़ा सा पूरा करेंगे, इससे कुछ और बातें जानेंगे। मैंने आपसे कहा हम एक सेल बनाते हैं, तो सेल में भाई 2 प्लेट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते, बताओ। इसमें एक ईएमएफ होता, मैंने अभी पीछे बताया, उसको हम लोग सिंबल क्या दे देते हैं, ई। सर्किट में कभी अगर सेल बनाएं और इंटरनल रेजिस्टेंस ना यूज करें तो ये सिंबल है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस इंटरनल है, कभी कभी निग्लेजिबल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम उसको शो नहीं करते हैं। लेकिन अगर शो करना हो साथ में तो ध्यान देना प्लीज, तब सर्किट में एक यहाँ पर रेजिस्टेंस का सिंबल भी शामिल हो जाएगा और उसके ऊपर स्मॉल आर लिख देंगे। तो अब इस तरीके से जो इतना हिस्सा पूरा तैयार हुआ, ध्यान देना, ये सेल है। अब सेल का एग्जैक्ट सिंबल आपके सामने है। सर्किट सिंबल जो सेल का होता है उसमें क्या होता है, 2 प्लेट्स होंगी प्लस माइनस, ईएमएफ दिखाना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाना होगा, उस पर भी वैल्यू आर लिखनी होगी। एक स्टाइल ये होता है, एक और स्टाइल समझ लो। सर्किट में 2 तरह का तुम्हें बुक्स में मिलेगा बना हुआ सिंबल, प्लीज ध्यान से सुनना। कुछ जगह इंटरनल रेजिस्टेंस को कुछ राइटर्स यानी यहां ऐसे बनाते हैं, ध्यान देना प्लीज। ईएमएफ अपना वही बना रहेगा उसी तरह, बस ये इस तरह का अगर सिंबल मिले तो भी वो एक ही बात है, ध्यान दो। कुछ बुक्स में या कई बार एग्जाम वगैरह में डिपेंड करता राइटर की अपनी क्या स्टाइल है, उसी हिसाब से सिंबल आ जाते हैं। तो पेपर बनाने वाला तो भाई डिफरेंट व्यक्ति होता है। ये भी और ये भी दोनों एक ही चीज है। ये बगल में अटैच करके दिखा दिया गया है और ये उसी के ऊपर। एक्चुअल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो प्लेट के बीच में काम करता है। किसके बीच में काम करता है, इन प्लेट्स के बीच। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर इन्हीं प्लेट के बीच में इसको बना मारते तो क्या दिक्कत होती है, ऐसे जिग 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 ऐसे, है ना। किसी के मन में ऐसा भी तो आ सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस बनाया गया है स्मॉल आर, ध्यान देना प्लीज, ये इन प्लेट्स के बिटवीन होता है ना। इलेक्ट्रोलाइट कहाँ भरा होता है, प्लेट के बीच में। तो इसको बीचों बीच डाल देते ऐसे, या अगल बगल डाल दिया या तो ऊपर डाल दिया, तो ऐसा क्यों। रीजन ये, अगर बीच में कर देते तो कंफ्यूजन ये होता कि दोनों प्लेटें आपस में ज्वाइन है, जुड़ी हुई, किसी से कनेक्ट है, कोई वायर कनेक्ट है, ऐसी समस्या पैदा हो सकती थी समझने में। इसलिए इस तरह का सिंबल नहीं इस्तेमाल होता है। ये सिंबल है, बस इनमें ये ध्यान रखना, ये सर्किट के बाहर दिखाया जरूर इनमें, सेल के बाहर है, लेकिन इसको इमेजिन, इसीलिए मैंने चारों तरफ क्या बना दिया, एक डॉट डॉट बाउंड्री। ये बता रहा कि सेल यहाँ से शुरू है यहाँ तक है।
इसकी दो प्लेटें हैं जिसका EMF E है और रेजिस्टेंस R है, वही चीज यहां ऐसे दिखाई गई। ये बाउंड्री पूरी सेल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये तो सिंबल हो गए। हम फिलहाल इस तरह का बनाते हैं, हमारी अपनी जो स्टाइल है, मैं इस तरह का सिंबल बनाता हूं सेल का। अब सेल ले लिया, एक एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस लगा दिया, एक स्विच लगा दिया गया। ध्यान से सुनना जरा, यहां पर अगर करंट मेजर करेंगे कभी, ध्यान रखना, ये 2-3 डिवाइसेस के बारे में जान लो। आगे हम मैग्नेटिज्म जब डिस्कस करेंगे तो ये डिवाइसेस डिटेल में आएंगी। अभी आप समझ लो, एक डिवाइस होती है जिसको अमीटर कहते हैं और एक डिवाइस होती है जिसको वोल्ट मीटर कहते हैं। सर्किट में ध्यान रखने वाली बात है, अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे, कैसे, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, कैसे। ये अभी फिलहाल आप अपने पास कहीं रफली नोट कर लेना जानकारी के लिए, क्यों कनेक्ट करते हैं पैरेलल सीरीज, ये सब बातें हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, उसमें डिटेल में इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे मैं मेज़र करना चाहता हूँ करंट भी और वोल्टेज भी, तो जब करंट मेज़र करना होगा तो अमीटर लगाएंगे, तो अमीटर सर्किट में कैसा लगा होगा, सीरीज में, यानी इसी लाइन पे कहीं भी यहाँ लगा सकते थे। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि अमीटर इसी जगह घुसेड़ मारो, यहाँ लगा दो, सीरीज में होना चाहिए बस। किस कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, मीटर सीरीज में सेट होना चाहिए। अंदर ए लिख देना जिससे वो अमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा हो आसानी से। देखो मेरी बात देखना, ये की हो गया स्विच का स्टाइल। ये बीच में डॉट लगाने का मतलब होता है ऑन, अगर ऐसे डॉट लगा तो मतलब ऑन है सर्किट, स्विच ऑन है, नहीं लगा तो ऑफ है, बस इतना फर्क होता है। ये बगल में ऐसे यहाँ बना दिया, ये अमीटर हो गया। लेकिन अगर हम वोल्टेज भी मेजर करना चाहते हैं, ध्यान रखना, तो एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। देखो वोल्ट मीटर कहीं लगा सकते हो, बट वो पैरेलल होगा इस सेल के साथ। जैसे यहाँ से यहाँ के बीच में लगाओगे पैरेलल, यहाँ से यहाँ के बीच में, या बाहर लगा दो, आप ऐसे कई जगह लगा सकते हो। मैं इस जगह यूज़ कर रहा हूँ इसको, इस जगह पर, यहाँ पर ऐसे V बना दो खाली वोल्ट मीटर का, ऐसे। ये तुम्हारी ये हिस्सा निगेटिव सेल की तरफ से कनेक्ट है, इसलिए इसको निगेटिव लिखेंगे, और ये हिस्सा पॉजिटिव तरफ से कनेक्ट, इसलिए पॉजिटिव कहेंगे। देखिए ये सर्किट बन गया। इस सर्किट में क्या क्या है फिर समझना, एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसका EMF है, बोलो, एक वोल्ट मीटर लगा है जो वोल्टेज नापने की मदद कर रहा है, मेरी वोल्टेज कितना है यहाँ पर, और एक हमारा अमीटर है जो करंट मेजर कर रहा है, एम्पियर्स। ये वोल्टेज मतलब वोल्ट्स में हो, ये एम्पियर में डिवाइस है। ये स्विच ऑन ऑफ करने के लिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको हम क्या देते हैं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब समझना, जैसे इन्वर्टर ले लो आप, इन्वर्टर एक बैटरी है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है कि नहीं। इन्वर्टर के साथ जो कुछ कनेक्ट है, ये फैन, ये ट्यूबलाइट, ये जो भी मतलब बोर्ड, ये सब क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इनके सब के लिए एक साथ मैंने नाम लिख दिया कैपिटल R। अलग अलग लिखने हो तो R के कई टुकड़े हो जाएंगे, R1 + R2 + R3 ऐसे, बोलो भाई। तो अब बहुत सी डिवाइस एक साथ ना दिखा करके हमें स्टडी करने, इसलिए हमने एक जगह इसका नाम कैपिटल R डाल दिया है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं। एक तो ये सर्किट हमें बनाना ही बनाना पड़ेगा, इसके साथ हम लोग एक जानना चाहते हैं कि ये जो स्मॉल r होता है वो डिपेंड किन किन बातों पर करता है। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड किन फैक्टर्स पर करता है, ये बात करता हूँ। द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, कौन से फैक्टर हैं जो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला एक फैक्टर समझ लेना, फर्स्ट, ये जो प्लेट्स के बिटवीन स्पेस है ना, उस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ध्यान रखिएगा। तो हम कहेंगे इट इज़ मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, it is directly proportional to separation between plates। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर प्लेटें डूबी होती हैं, अभी डायग्राम बनाया था, आप अपने यहाँ बैटरी में देख लो, इन्वर्टर बैटरी में देख लो,
यही सबसे आसानी सबके पास उपलब्ध है। उसमें प्लेट्स होती हैं, वो किसमें डूबी होती हैं? लिक्विड के अंदर। कभी आपने सुना है कि बैटरी में पानी खत्म हो जाता तो लोग डाल देते ऊपर से? सुना कि नहीं सुना ये बात? पानी डालना पड़ता है। क्यों डालते हैं? क्योंकि ज़्यादा प्लेटों का हिस्सा डूबा रहना चाहिए। अगर आप डालना बंद कर दो, कुछ दिन पानी ना डालो, तो धीरे धीरे वो बैटरी फूक जाएगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जितना ज़्यादा एरिया लिक्विड के अंदर यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप होगा, उतना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। उल्टा होता है यानी यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया डिप्ड। ये एरिया किसका? प्लेट्स का। एरिया ऑफ प्लेट्स डिप्ड इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इसका फिर समझ लो, जितना ज्यादा एरिया डूबा होगा उतना रेजिस्टेंस कम काम करेगा। रेजिस्टेंस कम हो तो ही सेल अच्छा होता है, नहीं तो एनर्जी उसी में बर्बाद हो जाएगी रेजिस्ट करते करते चार्ज को। ठीक है? हीट ज़्यादा पैदा होने लगेगी, गर्म जल्दी होगी, बैटरी ब्लास्ट कर सकती है। ठीक है? इसलिए ध्यान रखना होता है। आप देखना इन्वर्टर बैटरी आजकल ट्यूबुलर आने लगी हैं, उनमें से एक ऐसे डंडी ऐसी पड़ी होती है, जब पानी खत्म होता है तो नीचे चली जाती है, तो उसी से पता चल जाता पानी डालो। ऐसे डालते होगे घर में, कोई डालता होगा 10-15-20 दिन में, महीना 2 महीना में। ठीक है? तो वो बताता है कि इसके अंदर एरिया धीरे धीरे कम हो रहा, सूख रहा है। तो एरिया जितना ज़्यादा डूबा होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ठीक है? ये सब फिजिक्स पढ़ने से तुम्हें एक फ़ायदा होगा कि घर की चीज़ें मेंटेन करने लगोगे, समझ लेंगे यहाँ समस्या हो रही, लाओ इसको। मतलब हम तो वायरिंग भी सब लोग कर लेते हैं, लेकिन अब यही सब करेंगे तो पढ़ाएंगे कब तुम्हें? नहीं तो हम तो वायरिंग का ठेका लेने की सोच रहे हैं। ठीक है? ये इन्वर्टर में बना सकता हूँ, फ्लिप फ्लॉप मॉडल वाला पूरा, कई चीज़ें हम बना सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, लेकिन अब वही सब बनाएंगे तो हम तुम्हें का पढ़ाएंगे, है ना? तो चलिए, लेकिन तुम लोग को फ़ायदा, बेरोजगार नहीं रहोगे तुम, पक्का। फिजिक्स को ध्यान से पढ़ लो खाली। इंजीनियर नहीं तो मिस्त्री तब भी बन जाओगे। ठीक है? अगर इंजीनियर नहीं बन पाए तो मिस्त्री तब भी बन जाओगे। एक और बात सुनिए, ये जो इलेक्ट्रोलाइट तुमने यूज़ किया है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। भाई H2SO4 दिया है तुमने, कि HCl डाला है, कि और कोई केमिकल यूज़ किया है। ठीक है? MnO2 इस्तेमाल किया है, कई तरह के केमिकल यूज़ होते हैं। तो जो केमिकल तुमने यूज़ किया उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर, उसकी कंसंट्रेशन पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑब्लिक कंसंट्रेशन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। चलिए इतना नोट करिए। देखिए, अब हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए कुछ फॉर्मूले डेवलप करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम सर्किट से ही पहले एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए सर्किट है, हमने इसमें करंट विड्रॉ, ऐसे आई विड्रॉ करंट ले ली। ये जो करंट विड्रॉ हो रही मैंने उसको क्या लेट कर लिया? आई सिंबल में। ये करंट ऐसे घूम रही है ऐसे। वोल्ट मीटर में सिर्फ वोल्टेज मेजर हो रहा है, उसमें करंट नहीं जा रही, ध्यान रखना। ठीक है? करंट का ये डायरेक्शन है फ्लो का, ऐसा देखिए, ध्यान देना। डिस्चार्ज हो रहा है, अभी बाहर निकल रही ना करंट, देखो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्जिंग। यानी हम जो अभी फॉर्मूला बनाने वाले हैं वो डिस्चार्जिंग के समय का फॉर्मूला डेवलप होने वाला है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ध्यान देना प्लीज। जब डिस्चार्ज हो रहा हो सेल, तब हम पहले एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे, फिर उसका चार्ज में भी समझाएंगे कि चार्जिंग में कैसे चलेगा। तो हम कह रहे हैं डिस्चार्जिंग के समय की बात, बहुत आराम से सुनना। अगर हम बोले आपसे कि जो टोटल वर्क डन हुआ, जो ईएमएफ बनाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
भाई किसी चार्ज को यहाँ से लेके गए, घुमा घुमा के अंदर से होते हुए वहीं पहुंचा दिया, तो टोटल वर्क डन को आप क्या कहोगे? वो किसको क्या बनाएगा? वो ईएमएफ बनाता है कि नहीं बनाता है? तो टोटल वर्क डन टी लगा दिया, वर्क टोटल। ये दो पार्ट में स्प्लिट किया जा सकता है कि नहीं बताओ? वर्क एक्सटर्नल और वर्क इंटरनल। इंटरनल मतलब इनसाइड द सेल, यहां से सेल शुरू हो जाता, ध्यान रखिएगा, और यहां तक है सेल, इसके बाहर सर्किट है और इतना हिस्सा क्या है? सेल। तो हमने वर्क, जो टोटल वर्क डन हुआ होगा चार्ज को कैरी करने में, वो दो हिस्से में ब्रेक कर दिया। एक हिस्सा एक्सटर्नल हो गया, देखो, यानी यहां से लेके यहां तक का, और एक हिस्सा इंटरनल हो गया, उसको हमने सफिक्स में इन लिख दिया। कोई दिक्कत बताओ? टोटल वर्क को दो हिस्से में ब्रेक किया जा सकता है। एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो, कि जो वर्क होता है, ध्यान रखिएगा, वो VIT होता है। एक फॉर्मूला होता है वर्क डन का, VIT। अभी कुछ लोग करेंगे लो ये नया फार्मूला बता दिया, कह रहे हो कि आपने पढ़ा होगा। अरे IT क्या होता है? अच्छा बताओ। अरे वाह वाह, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT मतलब क्या है? Q इज इक्वल टू IT होता कि नहीं होता है? और V इंटू क्यू या V इज इक्वल टू W/Q तो पढ़ा है भैया, बताओ। अच्छा, तो W/Q से W इज इक्वल टू Q इंटू V, और Q हो गया IT, तो VIT बना कि नहीं बना बताओ? हम एक्चुअल में W को इस तरह से ब्रेक करने वाले हैं, VIT टाइप से। तो देखिए ब्रेक जो हो रहा है, अब इस पे गौर करिए, ये टोटल वर्क डन है ना, इसमें जो पोटेंशियल खर्चा हो रहा है उसको EMF कहते हैं। टोटल वाले वर्क डन से जो बनता है पोटेंशियल, उसको क्या नाम दिया था? EMF बोला था। तो ये EMF है, तो V ना होकर के इसके लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं? E। इस टॉपिक के अंदर अगर हम सिंबल इसका पूछे तो क्या कहेंगे? E। और करंट पूरे में सेम, देखो ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन है, देखो है कि नहीं? तो करंट पूरे में सेम होगी कि नहीं होगी? तो यानी W टोटल को हम लिख सकते हैं EIT। ध्यान से सुनना प्लीज, नोट बाद में करना। इस W टोटल को हम क्या लिख सकते हैं? EIT। एग्री इस बात से? EMF। एक्सटर्नल W की बात अगर हम करें, जो बाहर सर्किट में नचा रहे हो आप, तो जो बाहर का वोल्टेज होता है उसे हम V लिखते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। उसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? V। और करंट वही, टाइम वही, तो इसको क्या लिख दिया? इसको VIT। अब अंदर की बात करें, अंदर जो केवल छोटा सा हिस्सा है सेल के अंदर, उसके लिए हम वोल्टेज को स्मॉल v लिख दे रहे हैं। ध्यान से सुनना, पहले वहां भी कोई वोल्टेज होगा तो उसको क्या लिख दिया? स्मॉल VIT। कुल मिला के एक रिलेशन मुझे मिला, E इज इक्वल टू V प्लस स्मॉल v। अच्छा एक बात बताओ, V इज इक्वल टू IR होता अगर ओम्स लॉ से पूछे तो? ओम्स लॉ यूज कराएं तो V इज इक्वल टू क्या होता? IR। और केवल सेल के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं फिलहाल अभी, क्योंकि हमें यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। एक्चुअल में फार्मूला किसके लिए बनाने आए हम? इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। तो इसलिए इसमें हम रेजिस्टेंस चाहते हैं, इसलिए फार्मूला क्या लिख दिया? V को IR। I क्या है? इंटर मतलब करंट पूरे में वो तो सेम है, और अंदर जो रेजिस्टेंस काम कर रहा है सेल के, उसको क्या कहोगे? स्मॉल r। तो अब ये फार्मूला हमारे पास देखो, E इज इक्वल टू V प्लस IR। देखो जरा ध्यान से देखो, या हम केवल R के लिए बनाए तो पहले IR बना दो, E माइनस V बनेगा कि नहीं बताओ? या R बनाना हो तो E माइनस V अपान I। कई तरह से लिख सकते हो, लेकिन सबसे आसान तुम्हें ये याद करने में होगा। आप लिख कई तरह से सकते हो, लेकिन आप इसको एज ए फॉर्मूला मान ले, आसानी रहेगी। कि जब हमारा सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, जब उससे करंट विड्रॉ हो रही हो, तब अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे, न्यूमेरिकल्स पढ़ते समय तुम्हें ये गेस करना होगा कि यहाँ सेल से बाहर आ रही है करंट या सेल को दी जा रही है, मतलब सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज। भाई अभी लाइट आ रही है, तो इस समय हमारा इन्वर्टर में जो बैटरी लगी सेल है वो क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। लाइट चली जाती फिर डिस्चार्ज। दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। तो देखिए अभी हमने ये जो फॉर्मूला बनाया, ये किसका आया? चार्जिंग का। किसका आया? चार्जिंग का। अगर यही डिस्चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करते, ध्यान से सुनिएगा,
हाँ, डिस्चार्ज मतलब उल्टा कॉन्सेप्ट है, और उल्टा कॉन्सेप्ट के लिए माइनस लगाते हैं तो करंट यहाँ उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, यहाँ जहाँ करंट है वहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो फिर ये फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो, E इज इक्वल टू V माइनस आई आर। यानी जब भी आप प्रॉब्लम करेंगे न्यूमेरिकल्स, ये फॉर्मूले मेनली न्यूमेरिकल को हिट कर रहे हैं। हम जब भी फार्मूला डिस्कस करते हैं हमारा मेन टारगेट क्या रह रहा होता है, न्यूमेरिकल, ध्यान रखिएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कब चार्जिंग में कौन सा लगेगा और कौन सा डिस्चार्जिंग में। अभी मैं बार बार एक बात और बताता हूँ, जब भी मैं कोई टॉपिक एक जैसी 2-3 बातें आती हैं तो मैं कहता हूँ कि आप क्या होंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। कहता हूँ अब एग्जाम में लोग छेदी सिंह होते हैं, हर जगह कन्फ्यूजन, हर जगह कन्फ्यूजन। तो उसको कैसे दूर करें, तो स्टडी करते समय ही आप ध्यान रखें, गौर करिएगा ये दोनों में क्या भाई डिफरेंस है, जरा देखो। एक में V प्लस आई आर है और एक में V माइनस आई आर है। हो सकता अभी आपके दिमाग में बैठ गई हो कि चार्जिंग में माइनस आई आर और डिस्चार्जिंग में प्लस आई आर, जाके वहां भूल जाओगे निश्चित, मान लो। जो जो कन्फ्यूजन होते हैं, मैं जब कॉपी चेक करता हूँ उसको मैं देखता हूँ कि कहाँ बच्चे ने उल्टा कर दिया, और जब कहो कि गलत कर दिया और सर हाँ ये तो गड़बड़ हो गया। कंफ्यूजन की बात है इसलिए बताता हूँ साथ में। तो हम भूल गए, मान लो एग्जाम में जाके हमें इतना तो याद रहेगा कि एक बार किसी में प्लस आई आर था और एक बार किसी में माइनस आई आर था। इतना तो आराम से याद रहेगा, नहीं याद रहेगा बताओ। ये फार्मूला याद रहता है आमतौर पे जो पढ़ते हैं कि E इज इक्वल टू या तो V प्लस आई आर लगेगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, या माइनस आई आर लगेगा। अब ये केवल भूल जाते हैं कि कौन सा चार्जिंग का रहेगा कौन सा डिस्चार्जिंग। इसको कैसे दिमाग में रखें, हर कंफ्यूजन का हमने अपने हिसाब से हल निकाला है। और इतने कंफ्यूजन हम एक्सप्लेन क्यों करते हैं, क्योंकि हमने कई एग्जाम खुद दिए हैं हजारों की संख्या में। तो जब हम कंफ्यूज हुए कहीं तो हमने फिर उसका अगली बार सोल्यूशन निकाला कि इस जगह कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए मैं बताता हूँ, कई बार प्रॉब्लम करते समय आप भी कंफ्यूज होंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें कंफ्यूजन महसूस होगा, फिर उसको रिजॉल्व करना होगा। इसीलिए तो एक डायलॉग नहीं चलता है, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। कहते हैं लोग कि नहीं कहते बताओ। तो मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, फिर रिजॉल्व दैट कंफ्यूजन, तब वो मोर हट जाएगा वहाँ से, फिर वो चिड़िया बचेगी केवल छोटी सी, है ना, मोर बड़ा होता है। तो सुनिए जरा, हम कंफ्यूज हुए सपोज करो एग्जाम टाइम पे, तो हम अपने कंफ्यूजन को कैसे रिजॉल्व करें, गौर से करना बात। हम जानना चाहते हैं इनमें से कौन सा डिस्चार्जिंग का है और कौन सा चार्जिंग का है। इसके लिए हम तुरंत एग्जाम सेंटर से दौड़ के भाग के अपने घर आए, कंफ्यूजन हो गया था ना, तो हम एग्जाम सेंटर से कहाँ आए, अपने घर, कंफ्यूजन दूर करने। सब लोग मजाक कर रहे, कोई आ सकता है क्या, हाँ, मन से। यात्रा दो तरह से होती ना, मानसिक यात्राएं भी तो होती हैं। एक पंडित जी ने तो पूरा गाना बना दिया ब्रज की 84 कोस की मानसिक यात्रा, नहीं है, वो सुना होगा तुम लोगों ने। तो मानसिक यात्रा करिए, वहीं से आंख बंद करिए और आ जाइए अपने घर में इन्वर्टर के पास। कहाँ जाइए, इन्वर्टर के पास। आप एक बार सोचिए कि जब आप इन्वर्टर के पास आए और लाइट आ रही है तो इन्वर्टर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। पक्का ध्यान से सुनना मेरी बात, चार्ज हो रहा है ना। जो बैटरी के वोल्टेज होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, ईएमएफ। बताया मैंने कि नहीं बताया। हमारी बैटरी का जो इन्वर्टर में बैटरी होती है उसका ईएमएफ होता है 24 वोल्ट। कितना होता है, ध्यान से सुनना जरा, 24 वोल्ट बैटरी का ईएमएफ होता है जो हमारी इन्वर्टर में लगा है। और जो सप्लाई में ये करंट दौड़ रही है इसका वोल्टेज पता किसी को, घर में जो वोल्टेज होता है कितना होता है, 220 240 के बीच होता है। तो जो घर का वोल्टेज है वो एक्सटर्नल वोल्टेज है, वो कितना है, 220। आराम से सुनना मेरी बात। अभी लाइट आ रही, जब तुम आए हो घर पे इन्वर्टर के पास, लाइट आ रही ना, लाइट आने का मतलब बाहर का वोल्टेज ज्यादा है, यही तो मतलब है, और बैटरी का वोल्टेज कम है। करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाती है। पीछे पढ़ाया था मैंने कि चार्ज कैसा फ्लो करता है, हायर टू लोअर, जैसे पानी लुढ़कता है ऊंचाई से नीचाई की तरफ। इस समय करंट बताओ बाहर के सर्किट से अंदर जा रही होगी या अंदर से बाहर जा रही होगी, आप बताओ। यहां से देखो, यानी ज्यादा वोल्टेज तुम्हारे घर का है, बैटरी के अंदर घुस रही है, ये क्या हुआ, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, चार्जिंग हो रही है। क्लियर बात, इससे आप एग्री है कि नहीं बताओ। इन्वर्टर के पास गए, हमने कहा लाइट आ रही है, इसका मतलब बाहर से करंट अंदर घुस रही बैटरी के, मतलब चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग हो रही है, आप बताओ V बड़ा है कि E बड़ा है, इस समय बड़ा क्या दोनों में,
V ग्रेटर है कि E ग्रेटर है? आप देखो चार्जिंग के समय V ग्रेटर है ना, तो अगर V में कुछ कम करें तब E बनेगा या कुछ बढ़ाएं तब E बनेगा? आप बताओ, V में कुछ घटाएं कम करें तब E पाओगे या V में कुछ और बढ़ा दे तब E पाओगे? कम करेंगे ना, तो क्या कम करेंगे? IR। तो ये फॉर्मूला देखो E इज इक्वल टू V माइनस IR कब का आया? चार्जिंग का। समझ पाए बात को? ये क्या हो रहा था? चार्ज हो रहा है, देखो ध्यान दो। अभी आ जाएगा, परेशान तो हम पलट देंगे उसको, हम कंफ्यूजन इसलिए तो दूर कर रहे हैं आपको। अभी दूसरा यहां पर आ जाओ, डिस्चार्जिंग के समय देखना, मान लो लाइट चली गई है, इसीलिए तो कंफ्यूजन समझा रहे हैं कि कंफ्यूजन होता है। अब सुनो, अगर लाइट चली गई, सपोज करो क्या हो गया, लाइट चली गई है, तो अब बताइए बैटरी का वोल्टेज थोड़ा गायब हो जाएगा? बैटरी का वोल्टेज कितना है बताओ? लेकिन बाहर जो सर्किट है उसका वोल्टेज कितना हो गया जब लाइट चली गई? 0 हो गया। जब लाइट नहीं होती तो बाहर सर्किट का वोल्टेज कितना होता है? 0। इस समय क्या होता है? इन्वर्टर से करंट बाहर आना शुरू हो जाती है। बोलो, इन्वर्टर की बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा है, घर के बाहर का हिस्सा 0 वोल्टेज पे है। इसको क्या बोलते हो आप बताओ? डिस्चार्जिंग। क्या बोलते हो? डिस्चार्ज हो रही बैटरी की नहीं, आपकी बैटरी की बात करो, बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज। क्लियर? अभी आप बताओ, V में कुछ प्लस करने से E मिलेगा या कुछ माइनस करने से? V में कुछ प्लस करने के बाद E मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? तो यानी जो फॉर्मूला बना देखो, E इज इक्वल टू V प्लस IR, ये कब का बना? डिस्चार्जिंग का। और V माइनस IR कब का बना? चार्जिंग का। इतना नोट करो, फिर बात करते हैं जरा। तो देखिए फाइनली ये चार्जिंग का हमारा बन गया है, और पहले जो हमने डिराइव किया था, देखो ध्यान देना, ये डिस्चार्जिंग का चल रहा था हमारा। क्या चल रहा था? तो डिस्चार्जिंग में हमारा रिजल्ट क्या बनता है? E इज इक्वल टू V प्लस IR, और चार्जिंग में क्या बनता है? E इज इक्वल टू V माइनस IR। अभी एक दो और फॉर्मूले बनाने वाले हैं, सुनिए, इतने से काम नहीं चलेगा। अभी देखो, अगर हमें डायरेक्ट कभी कैपिटल R गिवन हो, स्मॉल r गिवन हो, EMF गिवन हो, तो कैसे बनेगा? इस पूरे सर्किट को गौर से देखिएगा। अगर हम इसका नेट रेजिस्टेंस आपसे पूछें, इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस अगर हम आपसे पूछें, तो यहाँ कितने रेजिस्टेंस यूज हैं बताओ? एक तो स्मॉल r यूज है देखो सेल का, और एक कैपिटल R है, और ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या बनेगा? स्मॉल r प्लस कैपिटल R। और जो सेल ने EMF दिया वो नेट EMF कहलाएगा। तो देखिए जरा, यहाँ से एक फॉर्मूला बनाते, देखो R जो इक्विवेलेंट हुआ वो क्या हुआ? R प्लस R, और नेट EMF कितना बना इसी में? वो E बना। तो हम चाहें तो करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। करंट वैसे ओम्स लॉ से क्या होती है? I इज इक्वल टू V अपान R होती ना, लेकिन V ना होकर के यहाँ पर EMF है E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस R। तो कभी कभी ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ से ऐसे बनाएंगे कि I इज इक्वल टू E बाई R प्लस R। एक और फॉर्मूला बनाना है जिसमें E भी हो, V भी हो, और कैपिटल R भी हो। तो हम उठा रहे हैं इन्हीं में से किसी एक रिजल्ट को। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि E, V और कैपिटल R तीनों चीज़ें चाहिए। तो हमने लिख लिया, कोई भी एक फॉर्मूला उठा लिया, जैसे चाहे चार्जिंग का उठा लो चाहे डिस्चार्जिंग का। हमने लिख दिया E इज इक्वल टू V प्लस IR। ऐसे सपोज करो ये वाला उठा लिया मैंने, वी हैव या वी नो दैट, कुछ भी लिख दो। ये रिलेशन पीछे सीख चुके कि नहीं सीख चुके बताओ? E इज इक्वल टू V प्लस IR। इसमें से हमने क्या किया? IR अलग कर दिया, तो रिलेशन में क्या बचा? E माइनस V। देखना जरा गौर से, I और R वहीं रोक दिया, V इस तरफ ले गए। इनमें से V कॉमन ले लिया मैंने। अगर V कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा? E बाई V माइनस 1 बचेगा। बोलो, ये जो V होता है ध्यान रखना भैया, इसमें स्मॉल r की वैल्यू निकालें तो I उधर ट्रांसफर कर दो तो V के नीचे आ जाएगा कि नहीं बताओ? गौर से देखो भाई सब लोग, इस I को उस तरफ ट्रांसफर कर दो तो V अपान I बन जाएगा। V मतलब होता है एक्सटर्नल वोल्टेज।
एक्सटर्नल वोल्टेज में अगर करंट से डिवाइड कर दो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं बताओ। ये V चाहे ऐसे समझ लो, इस V को क्या लिख सकते हो, I कैपिटल R, बोलो भाई, ऐसे नहीं लिख सकते हो बताओ। ये